अच्छा, जिला पंचायत में पंचायत चुनाव में जेएस के काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, जनपद जिला पंचायत में। लेकिन जैसे ही आप विधानसभा लोकसभा में आते हैं एकदम से आप नीचे आ जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं या फिर विज़न अपना ठीक से पब्लिक के बीच में नहीं रख पाते हैं? देखिए, जिला पंचायत में करीब 25 जिला पंचायत सदस्य बने थे और यदि हम इनको सीटों पे कन्वर्ट करें तो कम से कम 5 विधायक जेएस के बनने थे। लेकिन जब हम विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता ये होती कि सरकार किसकी आएगी, वो एक चीज़ डाल दी जाती बीजेपी कांग्रेस दोनों के द्वारा कि भाई जेएस थोड़ी सरकार में आएगी, भाई या तो हम सरकार में आएंगे या कांग्रेस सरकार में आएगी, तो आपको वोट अपना मत बिगाड़ो। आप वोट बीजेपी को दो या कांग्रेस, क्योंकि पावर में हम आने वाले हैं। तो उस कारण से कई जगह जो निर्दलीय रूप से जो लोग लड़ने वाले थे उनको वोट नहीं मिला उतना जो मिलना चाहिए था। और एक तरीके से सही भी है, क्योंकि यदि आपको सत्ता में आना है तो 115 वोट, 115 विधायक चाहिए। तो 115, यदि आप 20-25 सीट पे लड़ रहे हो तो 115 आप कैसे ला पाओगे? तो धीरे धीरे करके लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं, कुछ लोगों को आप चुन के भेजिए जो आपकी कम से कम आवाज़ उठाएं। 4-5 लोग तो ऐसे हों जो इंडिपेंडेंट आपकी आवाज़ उठा सकें, तो एक रास्ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोगों का भी एक अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है। आप जैसे महेंद्र कन्नौज हैं, तो उनका ऐसा चल रहा है कि धार से वो संसदीय चुनाव लड़ने। अब ये महेंद्र कन्नौज की इच्छा है कि वो कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या भारत आदिवासी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। मेरा काम है जेएस का, यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस से लड़ना चाहता है तो उसका थोड़ा लॉबिंग करना, सपोर्ट कर दूं उसका। यदि वो भारत आदिवासी पार्टी या निर्दलीय लड़े तो भी मैं मदद करूंगा। लेकिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस से यदि हम लड़ेंगे तो हम आसानी से विधायक या सांसद बन सकते हैं। भील प्रदेश को लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, खासकर जब भारत आदिवासी पार्टी बनी है तो भील प्रदेश उसका एक एजेंडा है। लेकिन मध्य प्रदेश में खासकर वेस्टर्न एमपी जो उनकी टेरिटरी वो बता रहे हैं संभावित, वहाँ उसको उतना रिस्पांस नहीं है, जेएस उतना समर्थन नहीं कर रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। ये जेएस का जो कमलेश्वर डोडियार का जो गुट है, जो भील समाज के जो लड़के वो तो ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, और जेएस में भी जो भील लड़के हैं वो उसका ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जेएस गोंड समाज के बीच में भी एक्टिव है, बारेला भी हैं, पटलिया भी लोग भी हैं, बिलाला लोग भी हैं। दूसरे वर्गों से उतना उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अपने आप को उतना कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं मानगढ़ धाम से या भील प्रदेश के एजेंडे से। तो ये तो जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन है उसके जो संयोजक हैं और उसके जो लोग हैं, उनको लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा कि भील प्रदेश बनाने के फ़ायदे क्या हैं। उनको उदाहरण देना पड़ेगा कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य यदि अलग हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ, झारखंड अलग हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ। तो जब छोटा राज्य कोई बनता है तो एक विकेंद्रीकरण होता है चीज़ों का, और जो पैसा है वो आपके हाथ में होता है, आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से विकास कर सकते हो। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो भील प्रदेश का जो एरिया है वहाँ न तो एम्स आया, न पीजीआई इंस्टीट्यूट आया, न कोई आईआईटी आया, है ना। तो विकास में न कोई ट्राइबल यूनिवर्सिटी आई। तो आप मुझे बताइए कि जो ट्राइबल सब प्लान का अरबों खरबों रुपया था वो तो नेता लोग जिम गए ना। तो यदि आपका खुद का एक स्टेट होगा तो आप सेंट्रल से जो पैसा आएगा ट्राइबल सब प्लान का या जीएसटी में आपका जो हिस्सा है स्टेट का, यदि वो आपके पास आएगा तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना विकास कर सकते हैं राज्य का। एक चीज़ पर और सवाल है कि बेरोजगारी को लेकर आप लोग जेएस के लोग और आप लोग काफ़ी सवाल उठाते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, जैसे ही कोई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलने की सरकार दावा करती है तो उसका विरोध भी कर देते हैं। सरकार कहती है कि फिर हम रोजगार कैसे देंगे। देखिए, रोजगार सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन पे क्यों लाना चाहती सरकार? शिवराज सिंह के प्लाट भी खाली हैं, उसके बाद 300 एकड़ ज़मीन है, वहाँ आप एक आध इंडस्ट्री खोल दीजिए ना। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बहुत ज़मीन है, उनकी ज़मीन पे भी एक आध रोजगार खोले। तो उदाहरण प्रस्तुत करिए ना। आज बताइए ना, डैम आदिवासी की ज़मीन पे, एक्सप्रेस वे आदिवासी की ज़मीन पे, न्यूक्लियर रिएक्टर आदिवासी की ज़मीन पे, टाइगर प्रोजेक्ट आदिवासी की ज़मीन पे। यदि सारी विकास की योजना है कि आदिवासियों की कब्रों पे खड़े करके थोड़ी ना हमको विकास खड़ा करना है, तो विनाश से विकास थोड़ी ना है भाई। सरदार सरोवर जो बांध बना उसमें 1 लाख से ज़्यादा आदिवासी परिवार विस्थापित हुए, और अभी जो सरदार पटेल की जहाँ मूर्ति बनाई है उन्होंने, वहाँ पर भी 5-7 गाँव की पूरी ज़मीन ले ली गई। तो ऐसा कैसा विकास है? और आप लघु उद्योग लाइए, छोटे छोटे उद्योग लाइए, पैकेजिंग इंडस्ट्री लाइए जिसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं लगती है। तो आदिवासी के पास, बेचारे के पास है क्या? जब देश आज़ाद हुआ था 60% ज़मीन का मालिक था आदिवासी, आज 3% ज़मीन उनके पास है, तो उनकी तो पूरी ज़मीन खा गए ना। अब हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगवाया था, उसके जो डाटा है, लाखों हेक्टेयर ज़मीन गैर आदिवासियों के पास चली गई, आदिवासियों की ज़मीन। और कई सारे धार्मिक ट्रस्ट बन गए, उन ट्रस्टों को 600-600 एकड़ 700-700 एकड़ ज़मीन आदिवासियों की ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई।
अब वहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो देखिए, मोहनखेड़ा का मैं उदाहरण बताऊं कि मोहनखेड़ा में कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो 600-700 कमरे उनको दे दिए जाते हैं, आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग भी वहाँ लगते हैं। लेकिन कभी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा या भारत आदिवासी पार्टी उनसे मांगेगा कि ये 600 कमरे 2 दिन के लिए हमको दे दो, कभी नहीं देंगे वो, जबकि ज़मीन हमारी है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। तो धर्म के नाम पर भी ज़मीन छीनी जा रही है, उद्योगों के नाम पे भी छीनी जा रही। तो आदिवासी तो हर जगह लुट रहे हैं। तो भाई कुछ तो लोग हों जो कम से कम आदिवासियों की मांग उठाएं। और यदि SEZ कोई विकल्प नहीं है, हम चाहते हैं जैसे कोटा एक एजुकेशन सिटी डेवलप की, आप एजुकेशन सिटी डेवलप करिए ना, हम जमीन दिलवाएंगे। भाई एजुकेशन सिटी डेवलप करने में तो इतनी बड़ी आपको नहीं चाहिए ज़मीन। कोटा जैसी जिस तरीके से एक एजुकेशन सिटी डेवलप हुई, उस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज़ लाइए, आप IT इंडस्ट्री लाइए। मैं हैदराबाद गया था, वहाँ तो कोई बहुत सारी ज़मीन एक्वायर नहीं करनी पड़ी। मात्र 10-20 एकड़ के एरिया में 250 से ज़्यादा IT कंपनियां खड़ी हो गई। तो आप इस तरीके का विकास करिए, उसके लिए आदिवासी तैयार है। अंतिम सवाल, आपका अगला ठिकाना कहाँ है? मतलब BRS के बाद आप कहाँ पे? आम आदमी पार्टी की भी चर्चाएं सुनी है, कई अन्य पार्टियां भी संपर्क में हैं। देखिए, मैं पिछले 25-27 साल से राजनीति में हूँ। 1996 से मैं राजनीति में हूँ और सब पार्टियों के बड़े नेताओं से मेरे संपर्क में मिलता हूँ। कोशिश भी करता हूँ कि टिकट मिल जाए। टिकट उनकी कुछ मजबूरियाँ रहती है, टिकट नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं। लेकिन मोटा मोटा ये है कि हम अभी BJP और RSS के खिलाफ हैं, और BJP के RSS के खिलाफ जो भी प्रभावी प्रदर्शन करते हुए दिखता है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को कहीं से मदद हो, सब मिलजुल के लड़ें। और मेरा काम एक लीडर तैयार करना है ना, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, और जो गरीब बच्चे हैं उनको एक लीडरशिप राजनेता तैयार करना। ये काम अभी पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है। इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, लीडर्स कहाँ तैयार हो रहे हैं? छात्र संघ जो नर्सरी थी राजनीति की, उसको बंद कर दिया गया। छात्र संघ चुनाव नहीं होते। अब नेताओं के बच्चे, उनके पास फॉर्च्यूनर है, लैंड क्रूजर है, वो 100-200 लोगों पे खर्च कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करके नेता बन रहे हैं। वेडिंग लीडर्स वही हैं आज। यदि आप विधानसभा में भी देखें तो 60-70 लोग नेताओं के बच्चे हैं। तो नए गरीब आदमी या जो मिडिल क्लास आदमी है, उसका बच्चा यदि राजनीति करना चाहे तो वो कैसे राजनीति करेगा? तो कहीं ना कहीं कोई तो हो जो उनको तैयार करे, उनको गाइड करे। तो वही एक प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है और उसमें सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। आज देखिए ना, आज राजस्थान में भी जैसे 3 विधायक बन गए, 6 लोग नंबर 2 आए। मध्य प्रदेश में भी JS के 3 लोग विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं हम सफल तो हो रहे हैं और उतना अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज की कमी है। यदि समाज हमको पैसा देता है, क्राउड फंडिंग करता है, तो हम निस्संदेह अपने बल पर चुनाव लड़ सकते हैं। हमको BJP कांग्रेस की जरूरत नहीं। तो ये थे डॉक्टर आनंद राय, विसिल ब्लोअर। आपने उनका ये इंटरव्यू सुना। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।